जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ये दिल न माने। कॉलेज से लौटते ही माँ ने खबर दी, मिनी, मोहिनी की शादी अगले ही हफ्ते है, जल्दी से खाना खाकर तैयार हो जाओ, बाजार चलना है शॉपिंग करने। मैं चट से तैयार। हमने ढेरों शॉपिंग की और बस लग गए प्लानिंग करने। मोहिनी मुझसे 2 साल बड़ी थी, पर हम दोनों में खूब पटती। जब भी मिलते इतनी बातें होती कि रात रात भर बात खत्म नहीं होती थी। वह मुझसे मजाक में कहती, देख लेना मिनी, तेरी शादी तो मैं अपने ससुराल में ही करवाऊंगी। फिर हम दोनों खूब हंसते। आज मैं और माँ ट्रेन के एसी कोच में बैठे मेरी बहन मोहिनी की शादी में इंदौर जा रहे थे। पापा हम दोनों को ट्रेन में बिठाकर वापस लौट गए थे। उनको छुट्टी नहीं मिली थी, वे शादी के दिन ही इंदौर पहुंचेंगे, इसलिए हमको खूब सारी हिदायतें भी दे गए थे। ट्रेन के चलते ही मैं आंखें बंद कर सीट पर बैठ गई और मेरे दिमाग में फिर से अपना और मोहिनी का बचपन घूमने लगा था। तभी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी। हमारी बर्थ पर मैं और मेरी माँ ही बैठे थे। खिड़की वाली सीट अभी खाली ही थी, सो मैं उसी पर बैठी थी पालथी मारकर। गाड़ी के चलते ही मैंने फिर आराम से आंखें बंद कर ली। तभी आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी माँ ने मुझे हिलाकर कहा, मिनी तुम इधर आ जाओ मेरी तरफ। मैंने देखा एक सुदर्शन युवक कंधे पर बैग टांगे खड़ा था। मैं खिड़की से उठकर माँ की सीट पर बैठ गई और माँ मुझे और उस युवक के बीच में बैठ गई। मुझे मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसा आदमी है जो एक लड़की को उठाकर खिड़की पर खुद बैठ गया। तब मैं भी अनदेखा कर अपने मोबाइल में लग गई। वह लड़का भी बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठा मोबाइल में गेम खेलने लगा। धीरे धीरे रात का अंधकार छाने लगा। मुझे भी नींद आने लगी थी। माँ उस युवक के बर्थ बदलने की रिक्वेस्ट करने ही वाली थी कि वह स्वयं ही बोला, आंटी आप नीचे की सीट पर लेट जाएं, मैं सबसे ऊपर की बर्थ पर चला जाऊंगा। माँ उसे धन्यवाद कहती इससे पहले ही वह ऊपर चढ़ गया। माँ ने नीचे की बर्थ पर बिस्तर लगा दिया और मैं बीच की बर्थ पर चादर बिछाकर लेट गई। थोड़ी देर में सो गई। जब आँख खुली थी बाहर सुबह का उजाला फैल चुका था। माँ भी जाग चुकी थी। मैंने नीचे आकर अपनी बर्थ फोल्ड की और माँ के पास बैठ गई। इंदौर अभी दूर था। तभी भोपाल स्टेशन आया और माँ ने 3 चाय लेकर एक कप ऊपर लेटे युवक की ओर बढ़ाया। उसने चाय ले थैंक यू बोला। हम भी चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद ही वह नीचे उतर कर बैठ गया। इस बार उसने मुझे खिड़की से नहीं हटाया। मैंने खिड़की के पास से उठने का प्रयास किया, तब भी वह मुस्कुराता हुआ बोला, बैठे रहिए, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं फिर बैठ गई और मोबाइल में लग गई। थोड़ी देर बाद माँ सामान खोल नाश्ता, मठरी, बिस्किट और निकालने लगी। उस समय वह युवक उठकर गेट के बाहर चला गया था। हम उसके आने का इंतजार कर रहे थे कि वह हाथ में कुछ सामान ले आ गया। अपनी सीट पर रखते हुए बोला, लीजिए आंटी, गरम नाश्ता लाया हूँ। माँ ने कहा, बेटा हम तो नाश्ता निकाल तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, वह भी खा लेंगे, पहले गरम तो लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। माँ ने प्लेट मुझे एक पकड़ाकर खुद भी ले ली। हम सब नाश्ता करते बातें करने लगे। तब पता लगा कि उसका नाम अतुल है और वह भी इंदौर एक शादी में जा रहा है। माँ पता नहीं उसकी नौकरी और परिवार के बारे में क्यों जानकारी करती रही। मैंने उसको एक आध बार इशारे से मना भी किया, पर वह कहाँ मानने वाली थी। वह फिर से अपने मोबाइल में लग गई और वे दोनों बातचीत में। धीरे धीरे हमारा गंतव्य पास आ गया था। माँ माँ भी अब चुप सो ऊँघने लगी थी। अतुल भी अपने मोबाइल में लगा हुआ था। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उसे तो माँ से ही बात करने में इंटरेस्ट था। मुझे तो वह इग्नोर ही कर रहा था। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर मैं चुप बैठी रही। आखिर में गाड़ी इंदौर स्टेशन में रुकी तो मैं बैग लेकर खड़ा हो गई और वह भी खड़ा हो गया और माँ से बोला, आंटी आपका सामान उतारने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने माँ के हाथ से अटैची और बैग ले लिया। माँ ने दूसरा बैग ले लिया और मैं एक छोटा बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतर आई। थोड़ी देर बाद वह बोला, आंटी क्या मैं आपको स्टेशन के बाद टैक्सी या कैब करा दूँ, यदि आप कहें तो। माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं दूसरी तरफ देख रही थी, पर मेरे कान उधर ही लगे हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं फिर भी नई जगह और नए लोग, इसलिए मैंने सर हिलाकर हाँ कह दी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। हम लोग स्टेशन के बाहर चल दिए। बाहर आकर उसने कैब के लिए फ़ोन किया और 10 मिनट के अंदर ही हमारे सामने कैब आ गई। हमने उसका सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया और खुद नीचे अपना सामान पकड़कर वह बोला, अच्छा आंटी नमस्ते, चलता हूँ। ऐसा कहकर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता गायब भी हो गया। इधर जब हम लोग मामा जी घर पहुंचे तो 2 बज चुके थे।
मामा जी, मामी जी और मोहिनी व छोटा भाई मनु हम दो को देखकर बहुत खुश हुआ। हमारा सामान मामा जी ने एक कमरे में रखवा दिया था और लंच के लिए हम लोग हॉल में पहुंच गए। वहां मोहिनी के पास बैठकर मैं काफ़ी देर को उससे हंसी मजाक करती रही। अब रात में भी वैसे ही किसी को नींद नहीं थी। रात भर हम लोग संगीत का प्रोग्राम करते रहे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे करीब आँख लगी तो थोड़ी हलचल हुई। देखा आँख खुली तो 8 बजे थे। मैं और माँ फटाफट उठकर तैयार हुए। नाश्ता लग चुका था और हम लोगों का इंतजार हो रहा था। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और शाम को बारात की स्वागत की तैयारी में लग गए। माँ तो मामी के साथ दान दहेज के सामान में लग गई और मैं मोहिनी के साथ ब्यूटी पार्लर जाने की तैयारी करने लगी। ब्यूटी पार्लर जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ काफ़ी लड़कियां बैठी हुई थी, क्योंकि उस दिन शादी का विशेष मुहूर्त था। जब हम लोगों ने वहाँ से फुर्सत पाई तब शाम के 7 बज चुके थे। मैंने फ़ोन करके मामा जी को स्थिति के बारे में बताया और कहा अब हम आने के लिए तैयार हैं, गाड़ी भेज दीजिए। मामा जी ने गाड़ी भेज दी और हम लोग वापस आ गए। तब तक 8 बज चुके थे। मैं तैयार तो थी, बस मुझे ड्रेस चेंज करनी थी। मैंने फटाफट ड्रेस चेंज की और तैयार होकर मोहिनी के पास ही बैठ गई। मोहिनी की सहेलियां भी आ गईं और मैं मोहिनी के पास बैठकर उससे छेड़छाड़ कर रही थी। हॉल में स्टेज सजाया गया था। उसमें सामने कुर्सियां रखी थी जो बारात और मेहमानों की थी। थोड़ी देर बाद शोर हुआ कि बारात आ गई, बारात आ गई। सब लोग बारात देखने के भागे। मैं भी उत्सुकता से बारात देखने के लिए उठी, परंतु मोहिनी ने मेरा हाथ कसकर रखा था और मैं मुझे उठने नहीं दे रही थी। बोली, मेरे साथ ही तुम दूल्हा देखोगी। द्वार चढ़ की रस्म खत्म होने बारात अंदर आई। दूल्हा देखकर तो मैं खुशी से मोहिनी को लिपटा लिया और उसके कान में बोली, तेरी गोदी में मामा जी ने तो हीरा डाला है, हीरा। मोहिनी ने मुस्कुराकर नजर झुका ली। थोड़ी देर बाद दूल्हे को स्टेज पर बिठाया गया और उसके साथ 3-4 युवक भी स्टेज पर चढ़े। अचानक मेरी निगाह उसी ट्रेन वाले युवक पर पड़ी। अरे, ये तो वही युवक है जो ट्रेन में बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा था। ठीक है, अब मैं इसे देखती हूँ, मैंने ऐसे मन में सोचा और उठकर खड़ी हो गई। वह युवक भी मुझे एक निगाह देख चुका था, पर फिर भी उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, दोस्तों से बातचीत करने लगा। मेरा गुस्सा चरम पर था। धीरे धीरे रात बीत गई। शादी की रस्में पूरी हो रही थी। शादी की सारी रस्मों में मैं दूल्हे के पास ही बैठा रहा। मैं मोहिनी के पास नहीं बैठना चाहती थी, परंतु मामी जी ने आग्रह कर मुझे मोहिनी के पास ही बैठा दिया। मोहिनी के पास बिल्कुल चुपचाप बैठी मैं शादी के सारे कार्यक्रम देख रही थी, पर वह युवक चुप नहीं था। बराबर कुछ ना कुछ अपने मित्रों और दूल्हे से बोलता जा रहा था। सुबह हुई और शादी की रस्में भी खत्म हो गईं। अब विदा की तैयारी थी। मैं थक कर चूर हो गई। मैं जाकर कमरे में चेंज किया और थोड़ी देर बेड पर लेट गई। तभी माँ आ गई और बोली, तुमने देखा वही लड़का था जो हम लोगों को ट्रेन में मिला था? मैंने बस सिर हिला दिया, पर माँ कब चुप रहने वाली थी। बोली, बड़ा संस्कारी बच्चा है। आते ही मेरे पैर छुए और मेरी तबीयत के बारे में पूछता रहा। तुम्हारे पिताजी से भी बातचीत करता रहा। मैंने इशारे से माँ को चुप कर आंखें बंद कर ली और यही सोचती रही, आखिर मुझसे ही क्या दुश्मनी थी जो मुझसे एक शब्द नहीं बोला हुआ है। पर अब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, जबकि ट्रेन में बहुत से आदमी मिले थे और बारात में भी बहुत से आदमी थे, पर बार बार उसी की तरफ मेरा ध्यान क्यों जा रहा है। पर उसका जवाब भी मेरे पास नहीं था। आके झुंझलाकर मैं खड़ी हो गई और बाहर की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद विदाई की हलचल होने लगी। मोहिनी तुझे ढूंढ रही है, ऐसा कहते हुए माँ मेरे पास आई। मैं मोहिनी के पास पहुंची तो मोहिनी मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, देखना, मैं तुझे अपने पास जरूर बुला कर रहूंगी। मैंने भी हंसकर अपनी पीठ पर उसकी पीठ पर धौल जमाया और कहा, पहले तू तो चली जा। और हम दोनों लिपट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद ही दूल्हे और उसके मित्र की मंडली आ गई। मोहिनी को हम लोग गाड़ी तक बिठाने गए और कार में बिठाकर जैसे ही मुड़े, मैं अंदर जाने ही वाली थी, एक छोटा लड़का मेरे पास आकर मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा गया। मैं जब तक उससे पूछती कि वह भीड़ में जाने कहाँ गायब हो गया। अब मुझे उत्सुकता थी कि यह किसका भेजा हुआ है, कहीं किसी की शरारत तो नहीं। यह सोचकर मैं लिफाफा लेकर कमरे में आ गई और मैंने दरवाजा बंद कर लिफाफा पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं क्या संबोधन दूं तुमको। जब से तुम्हें देखा है मन को चैन है ना आराम। आंखें हमेशा तुम्हें ही ढूंढती हैं। ये ईश्वर का इशारा लग रहा है जो उसने हम लोगों को दोबारा मिलाया। पर मेरी भी मजबूरी है जो मैं तुमसे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कह सका। मैं एक सामान्य परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी क्लर्क हैं और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। आज मेरे माता पिता ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इंजीनियरिंग पास करके आर्मी में सेलेक्ट हो गया हूँ। मुझे आर्मी में कैप्टन बनाया गया है। मैं 4 महीने पहले आर्मी ज्वाइन कर चुका हूँ। यहाँ अपने जिगरी दोस्त की शादी में बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ और यहीं से वापस अपनी ड्यूटी जा रहा हूँ।
कहने को तो मेरे मन में बहुत कुछ है, बस इतना समझ लो कि मैं शादी करूंगा तो तुम ही से। मेरा इंतजार करोगी ना? मैंने तुम्हारी आंखों में चुपके से झांक कर अपने लिए थोड़ा प्रेम तो देख ही लिया है, और बाकी का प्रेम मैं तुम्हें शादी के बाद सिखा दूंगा। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर पाया, कहीं तुम मुझे छिछोरा ना समझ लो। लेकिन सच मानो, मैंने आज तक किसी लड़की को इस नज़र से नहीं देखा। तुम ही मेरे जीवन की पहली और आखिरी लड़की हो जिसे देखकर मेरा मन और मेरी आंखें तुम्हारी तरफ से हट ही नहीं रही हैं। अब तुम पूछोगी कि मैं तुमसे बोला क्यों नहीं। ये मेरी गलती या हिचकिचाहट ही समझ लो, पर मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। अगर तुम हाँ कह दो, मैं अपना पता लिख रहा हूँ। हो सके तो इस पते पे 2 लाइन लिख अपना निर्णय बता देना। सिर्फ तुम्हारा, अतुल। यह पढ़कर मोहिनी का दिल बड़े जोर से धड़कने लगा और उसने पत्र लिफाफे में बंद कर सीने से लगा लिया।